नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार जोशी आपका स्वागत करता हूं स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेकर आए हैं एक पीवाईक्यू की एक नई सीरीज, नए जोश और नए उमंग के साथ। जितने भी बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक बेस्ट अप्रोच के साथ किस तरीके से पेपर सोल्व करना चाहिए, इसी श्रृंखला को मद्देनजर रखते हुए आज हम शुरू करेंगे 2024 के अंदर जितने भी एसएससी ने एग्जाम्स लिए प्रीलिम्स के अंदर, उन सभी शिफ्टों के डिटेल एनालिसिस विद बेस्ट अप्रोच के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के अंदर, जो भी बच्चा इस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं आज की पहली शिफ्ट का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न रीजनिंग के अंदर जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है आपको एक सीरीज जो कि एक रिपीटेड सीरीज आपको देखने मिल रही है। रिपीटेड सीरीज कह सकते हो या इसे कंटिन्यूअस सीरीज भी कह सकते हो। इन श्रृंखलाओं को सोल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच जो होता है वो होता है या तो आप ऑप्शन से जाओ या फिर ग्रुपिंग करो, या तो ऑप्शन से या फिर ग्रुपिंग। देखो, ऑप्शन से जाओगे थोड़ा समय लगेगा, तो सबसे पहला अप्रोच आपका इन प्रश्नों को सोल्व करने का होना चाहिए ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने के लिए यानी समूह बनाने के लिए आपको काउंटिंग करनी पड़ती है कि टोटल चीजें कितनी है। जैसा यहाँ पर आप काउंट करना शुरू करोगे तो 1 2, आपको ब्लैंक भी काउंट करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। टोटल कितनी चीजें हैं? 24। तो 24 का अगर ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप जो है वो या तो 3-3 के बनेंगे, या 4-4 के बनेंगे, या 6-6 के बनेंगे। ये ग्रुपिंग की पॉसिबिलिटी है, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, अपन अप्लाई करके देखेंगे। अगर नहीं बनेगी तो फिर दूसरा अप्रोच अपन लेकर आएंगे ऑप्शन के थ्रू। ठीक है। अगर 3-3 की ग्रुपिंग की बात करूं मैं, तो ये होगी आपकी 3-3 की ग्रुपिंग। 3-3 की ग्रुपिंग के बाद अपन देखेंगे कि एक ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं आपको रिपीट दिखाई देगा, या तो एक साथ, या फिर अल्टरनेट, या फिर 2 छोड़ के, या फिर 3 छोड़ के भी कई बार श्रृंखला जो है वो रिपीट दिखाई देती है। तो जैसा कि यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो है यहाँ पे रिपीट करे। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पे के दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे बीच में के होगा तो ये जो ग्रुप होगा वो एल के पी होगा, एल के पी का ये ग्रुप होगा। और आगे भी आप देखोगे तो आपको एल के पी दिखाई देगा। तो पहला लेटर आपका के आएगा, ये 100% श्योरिटी आई है। तो अगर पहला लेटर के आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गया। ठीक है। और अगर दूसरे ग्रुप की बात करें, आगे भी यही एल के पी चलेगा। दूसरे ग्रुप की बात करें तो दूसरा ग्रुप आपका ये बनेगा, और इस ग्रुप में आपको तीनों चीजें दिखाई दे रही है पी क्यू एस के रूप में। तो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स की बात आएगी तो लास्ट लेटर भी आपका जो है वो पी होना चाहिए, यानी के से श्रृंखला स्टार्ट होगी और पी पे खत्म होगी। अब अगर ऑप्शन की ओर नजर दौड़ाऊंगा तो आपका देखा जाए तो पहला ऑप्शन भी गया, क्योंकि यहाँ पे पहला तो लेटर के है लेकिन लास्ट में पी नहीं है। ये भी ऑप्शन आपका गया, लेकिन केवल ऑप्शन नंबर 4 में आपको पहला लेटर के और लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? पी दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर मैं इसे पूरा सोल्व करना चाहूं तो आप पूरा सोल्व कर सकते हो। जैसे एल के पी, तो ये पी क्यू एस, फिर पी क्यू एस, फिर पी क्यू एस, इस तरीके से आपकी फिलिंग हो गई। अब जो आपने लेटर भरा है बस वो लिखना होता है। के बाद आपने पी, फिर एल, फिर पी, फिर क्यू, फिर एल, फिर पी, फिर एस और लास्ट में के पी। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि रिपीटेड सीरीज से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की और अगर बात करें तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। कहने का मतलब है कि ये जो प्रश्न लिया गया है ये आपका लिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। इन प्रश्नों में आपको क्या करना पड़ता है? जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी है उसको इंटरचेंज कर दो, रिप्लेस कर दो, और उसके बाद एक सिंपल सा एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा और सोल्व करना है। तो देखो, अगर बात करें दी गई इंफॉर्मेशन के अनुसार चले, तो दी गई इंफॉर्मेशन के अनुसार चलने पर मैं ये कह सकता हूं कि 4515 मल्टीप्लाई की जगह अपन को डिवाइड लेना है और माइनस की जगह प्लस लेना है।
ठीक है, ये चीज अप्लाई करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आई जिसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका भी आपके पास अच्छा होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल की ये इक्वेशन एक रूल को फॉलो करेगी, जिस रूल का नाम क्या होगा, बोर्ड मास। यहाँ पे बोर्ड मास से रिलेटेड है, बी फॉर ब्रैकेट, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी चीजों को सोल्व करने का जो सीक्वेंस होगा वो किसके किसके थ्रू होगा, बोर्ड मास रूल के थ्रू फॉलो होगा। ठीक है, यानी सबसे पहले आपके डिवीजन सोल्व होगा, डिवीजन सोल्व होगा तो यहां से आ गया कितना, 903 आएगा। ठीक है, 431 मल्टीप्लाई बाई 3 और माइनस का 821। अगर आगे सोल्व करना चाहे तो अब मल्टीप्लाई सोल्व होगा, जो कि हो गया कितना, 3 9 12 9 3 माइनस 821। अब यहां पर आने के बाद आपके पास अच्छी अप्रोचें होनी चाहिए कि इसको कैसे सोल्व करें। एक बच्चा, साधारण बच्चा क्या करेगा, इसको पूरा सोल्व करने की कोशिश करेगा, हम लोग अप्रोच लगाएंगे। अप्रोच, सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए आपकी लास्ट डिजिट, यानी केवल लास्ट डिजिट पे आपको काम करना चाहिए। लेकिन इस पर्सन के ऑप्शन की ओर नजर दौड़ाओगे तो सबकी लास्ट डिजिट सेम है, तो ये अप्रोच आपकी काम नहीं करेगी। अगर ये अप्रोच काम नहीं करती है तो आपके पास और भी अप्रोच होनी चाहिए। तो दूसरी अप्रोच अपन काम में लेंगे जिसका नाम होगा अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में काफी बड़ी रेंज आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर ये भी आपका काम में नहीं लेना है तो आप डिजिटल सम के रूप में भी अप्रोच लगा सकते हो। कहीं पे भी जहां पर आप कैलकुलेशन देख रहे हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो आपकी रीजनिंग हो। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा। मेरा काम यहाँ पे पेपर सोल्व कराना नहीं होगा, क्वेश्चन का एक बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए वो आपको सिखाना है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप नोट डाउन जरूर करें और इन चीजों को अगर देखें तो कैसे आप अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हो वो देखें। क्या मैं 903 को 900 मान सकता हूं? क्या मैं 1293 को 1300 मान सकता हूं? अप्रोक्सीमेशन इसे ही कहते हैं। और मैं इसको मान लेता हूं 820। अब देखो कितना आसान हो गया कैलकुलेशन, और ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, मैं माइंडली इसको कैलकुलेट कर पाऊंगा। देखो 900 प्लस 1300 यानी कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 2200 यानी 2200। और 2200 में से जब 800 जाएगा तो कितना बचेगा, 2200 में से जब 800 जाएगा तो आपका बचेगा 1400, और 1400 में से जब 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 1380। यानी जो भी आपका आंसर होगा वो 1380 के करीब होगा। यानी बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, केवल क्या हो गया, ऑप्शन एक। भले ही 5 सेकंड बचे, 6 सेकंड बचे, स्टार्टिंग में ज्यादा समय लगेगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन यकीन मानो मेरा, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करते हो तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपका जो रिलेशन 31 का रिलेशन जो है, 31 का जो रिलेशन है किसका, 31 का रिलेशन किसके साथ है, 152 से। 47 का रिलेशन किसके साथ है, 168 से। वैसा ही रिलेशन 66 का किसके साथ होगा। कहने का मतलब आपको जो चीज दी गई है 31 और 152 के बीच एक रिलेशन के थ्रू, वैसा ही आपको 66 के साथ वो रिलेशन बनाना होगा। तो देखो इन प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देखो तो 31 का रिलेशन आपको दिया गया है 152 से, फिर 47 का जो रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है 168 से। अगर कहूं कि क्या मेरे को इसमें सोचना चाहिए, तो पहली चीज जो आपको सोचनी चाहिए वो सोचनी चाहिए कि क्या कोई स्क्वायर दिख रहा है, क्या कोई क्यूब दिख रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप दूसरी चीज जो सोचोगे वो सोचोगे क्या, कुछ मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस होना। यानी दूसरा अप्रोच जो होना चाहिए वो प्लस इंटू एन प्लस माइनस एक्स, ये अप्रोच होनी चाहिए। प्राइम नंबर, ठीक है, पहले स्क्वायर फिर क्यूब, और थर्ड अप्रोच जो होना चाहिए वो मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाली, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चनों में यही चीज आती है। लेकिन जब अपन यहाँ पर लगाएंगे तो ये मेरे को देखो 3 के हिसाब से ये 15 यानी लगभग 5 का मल्टीपल दिख रहा है। अगर 5 के हिसाब से देखूं और 31 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, तो ये 155 मिलता है। और 155 से 152 कैसे मिलता है, -3 करने पर। क्या यही लॉजिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? अगर दे रहा है तो वही होगा, अदरवाइज अपन को कुछ और सोचना पड़ेगा। दिक्कत देखो क्या है, जैसे ही मैंने 47 को मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, तो आपने बोला 7 5 35, 3 और 20 और 3 23, और -3 करूंगा तो क्या मिलेगा,
232, जबकि मेरे पास आ क्या रहा है 168। इसका मतलब मेरा ये जो अप्रोच है ना, ये वाला, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अब क्या करना है, अब आपको करना है प्लस माइनस वाली चीज, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लॉजिक पे जाना है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लॉजिक अपन लगाएंगे तो आप देखो 31 और 152 का अगर डिफरेंस, अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो कितना आएगा 121, 121 का। और यहाँ पर भी अगर डिफरेंस देखें तो आपको 121 का ही डिफरेंस दिखाई देगा। तो इसका मतलब जो लॉजिक फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो 66 की अगर बात करूं यह किससे रिलेटेड होगा, तो आप कहोगे सर 66 जो रिलेटेड होगा उसमें 121 ऐड करने पर आएगा, यानी 187 आपका आंसर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कराना एक अलग बात है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले प्राइम नंबर, दूसरा स्क्वायर को स्क्वायर या क्यूब, तीसरा मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ, और चौथा एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 लिया गया है आपका डाइस से लिया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है डाइस के अंदर। डाइस के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला है वो है किसी भी अपोजिट सरफेस पे कुछ ज्ञात करना कि पीछे वाली सतह पे क्या होगा। और पूछने के तरीके उसके पास 3 है, केवल सिंगल डाइस शो करना, और एक ही डाइस की 2 फॉर्म शो करना, जैसा कि इसमें दिया गया है। एक ही डाइस की 2 फॉर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये 2 अलग अलग डाइस नहीं है, डाइस एक ही है, 2 तरीके से रोटेट करके आपके सामने दिखाया गया है। और ये जो फॉर्म है वो 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये 3 तरीके से अपोजिट सरफेस का आपको क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है। क्लियर है बात। तो देखो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए जहां आपको 2 फॉर्म दिखाई दे, आपको क्या करना होता है, आपको कंडीशंस चेक करनी होती है। कंडीशंस का मतलब है कि आपके सामने 3 स्थितियां आएगी। 3 स्थितियां कौन सी, पहली स्थिति जिसमें केवल एक चीज ही कॉमन होगी, दूसरी स्थिति जिसमें कितनी चीज कॉमन होगी, तो आप बोलोगे सर 2 चीज कॉमन होगी, और तीसरी स्थिति वो होगी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये 3 स्थितियां आपके सामने आएगी जब भी ये प्रश्न आएगा। तो देखो अगर पहली स्थिति आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर मैं इसके अपोजिट क्या आता है उसको एक बार इग्नोर करना है, पहले क्या देखना है, स्थिति देखनी है। अगर मैं बात करूं इसमें तो आप ये देख पा रहे हो कि दोनों जगह क्या कॉमन है, वी कॉमन है। क्या इसके अलावा कुछ कॉमन है, तो नहीं है। तो कौन सी स्थिति आ गई है, पहली वाली। जब भी पहली वाली स्थिति आए तो जो चीज कॉमन है उससे घड़ी की दिशा में टर्न करो। जैसे यहाँ पे घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी आपकी ऐसे ही चलती है, तो घड़ी में वी आया, वी के बाद क्या आया जेड, और जेड के बाद क्यू। वैसा ही काम आप यहाँ पर भी करो। तो V और V के बाद L, L के बाद T। ये लिखने के बाद आप कह सकते हो कि Q का अपोजिट T होगा, Z का अपोजिट L होगा, और इस V का अपोजिट कैन नॉट डिटरमाइन होगा। या फिर जो भी ऑप्शन में आपको इन अल्फाबेट के अलावा कुछ नया देखने मिले वो V के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो यहां पर आपको पूछा है Q के पीछे क्या होगा, तो Q के पीछे क्या होगा, T। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि ये दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। 4 में से 3 युग्मों में समान स्वरूप लागू किया गया है, इसलिए वे एक समूह बनाते हैं। उस संख्या का युग्म कीजिए जो इस समूह से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपको ओड वन आउट निकालना है। यानी 3 में एक सिमिलरिटी होगी और एक आपका थोड़ा अलग होगा जिसको आपको पहचानना है। तो अगर बात करें इनके अंदर, तो देखो अगर 358 और 152 के अंदर बात करूं तो मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ होगा। डिवीजन की बात करूं तो 358 का डिवीजन करते तो भी वो 152 तो नहीं होता। तो है क्या, अब अपन को जाना चाहिए डिफरेंस की ओर। अगर डिफरेंस की बात करूं इन दोनों के अंदर, अगर डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस आ गया आपका 602 आया। अगर इनमें डिफरेंस की बात करूं तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 1 और 2, 216 आएगा। और यहाँ पर भी अगर डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे भी 216 प्राप्त होगा। अगर 2 में ये सिमिलरिटी बनी है तो तीसरे में भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज अपन को अलग दिखाई दे रही है। और आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है, 216 का। तो अगर देखा जाए तो 3 में सिमिलरिटी डिफरेंस की रही 216 की, जबकि ऑप्शन नंबर ए में जो है
वो आपका डिफेंस 206 का ही रहा। तो इस तरीके से ये चीज अपने आप क्या हो गई, अलग हो गई। यही आपको बताना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 9 सितंबर की शिफ्ट में आपसे पूछा गया। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसी कोड लैंग्वेज में, किसी कोड भाषा में नेम को FNBO लिखा जाता है, NANO को POBO लिखा जाता है, तो उसी कोडिंग में NAIL को क्या लिखा जाएगा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिखाई दे, तो आपका पहला काम जो होता है वो क्या होता है, जितने भी अल्फाबेट दिए हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखना। ठीक है, क्योंकि प्लेस वैल्यू लिखने से ही बातें आपको आराम से समझ में आएगी। जैसे यहां पर समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से कोडिंग की है। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, ए की होती है 1, एम की 13 और ई की 5। यहां पर बात करें एफ की, तो एफ की होती है 6, एन की 14, बी की 2 और ओ की 15। इस तरीके से मैंने क्या लिखी, प्लेस वैल्यू लिखी सबसे पहले, जब भी कोडिंग का प्रश्न आए। अब बात आती है कि आगे क्या करना चाहिए, तो आगे आपको चेक करना चाहिए कि क्या आपके पास जो कोडिंग दी है वो फॉरवर्ड कोडिंग है, क्या आपको जो कोडिंग दी है वो रिवर्स कोडिंग है, क्या आपको जो कोडिंग दी है वो क्रॉस कोडिंग है, क्या आपको जो कोडिंग दी है वो फिक्स कोडिंग है मोस्टली। और एक और आती है आपकी जो कोडिंग आती है वो लेटर प्लस नंबर कोडिंग आती है, जो तो अलग ही पैटर्न है, आपको आराम से दिखाई देगा। ये पैटर्न भी आपको आराम से दिखाई देगा अलग। लेकिन दिक्कत आती है कि जब ये तीन चीजें आती है तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कौन सी फॉरवर्ड कोडिंग है, कौन सी रिवर्स कोडिंग है, या फिर कौन सी क्रॉस कोडिंग है। तो एग्जाम में जो सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए वो फॉरवर्ड कोडिंग का होना चाहिए। फॉरवर्ड कोडिंग से मतलब है पहले अक्षर का पहला कोड, दूसरे अक्षर का दूसरा कोड। तो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर मैं वो एक देखूं कि 14 का कोड 6, तो यहाँ पे 14 का कोड 6 कब हो सकता है, जब -8 आए। लेकिन फिर 1 पे 14 पे जाएंगे तो इसमें तो इस बार प्लस हो गए, वो भी कितना प्लस हुआ, तो आप बोलोगे सर 13 प्लस हुआ। तो क्या एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा है, या आगे आप देखोगे फिर माइनस हो गया कितना 11, तो क्या एक लॉजिकल सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। लॉजिकल सीक्वेंस से तात्पर्य है कि एक श्रृंखला रूप में श्रृंखला चीजें चलनी चाहिए, जैसे +2 +3 +4, या फिर +2 -2 +2 -2, या फिर प्राइम नंबर का सीक्वेंस, या फिर ओड इवन का कंसेप्ट। इस तरीके के कंसेप्ट अगर आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं फॉरवर्ड कोडिंग में, तो फॉरवर्ड कोडिंग है, अदरवाइज वो कोडिंग जो है वो कुछ और होगी। जब आपको ये सीक्वेंस इस साइड से नहीं देखने मिला, तो दूसरा अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, दूसरा अप्रोच होना चाहिए वो होना चाहिए रिवर्स कोडिंग का। क्या होना चाहिए, रिवर्स कोडिंग का। रिवर्स कोडिंग का मतलब है लास्ट अक्षर का कोड पहला हो सकता है क्या, बिल्कुल देखो +1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको +1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी +1 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, +1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस बार जो सीक्वेंस है वो एकदम परफेक्ट बैठा है। कोडिंग जो है वो फॉरवर्ड कोडिंग ना होकर कौन सी है, रिवर्स कोडिंग। इस तरीके से आपका सीक्वेंस पेपर में भी लागू करना है। पहले फॉरवर्ड चेक करेंगे, फिर रिवर्स, दोनों नहीं बैठेगा तो फिर क्या चेक करेंगे, क्रॉस। तो देखो अगर बात करें जो सीक्वेंस है वो +1 है, वो भी बैकवर्ड से आपको स्टार्ट करना है। अब मैं इसको चेक नहीं करूंगा क्योंकि अब बात मेरे को यहीं से एकदम क्लियर हो गई है। नेल को मैं डायरेक्ट कोड करूंगा, तो एल में +1 करेंगे तो क्या आएगा, एम, आई में +1 करेंगे तो जे, ए में +1 करेंगे तो बी, और एम में +n करेंगे 1 तो क्या आएगा, ओ। तो MJBO आपका आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। देखो मैं एक क्वेश्चन पे आपको काफी समय दे रहा हूं, उसका रीजन यही है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए, ये मेरे को आपको सिखाना है, ना कि पेपर सोल्व कराना मेरा एक मकसद है। क्लियर है बात। देखो नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, वही जो मैं देख पा रहा हूं वो ये कहना चाह रहा है कि 3 में सिमिलरिटी और एक चीज आपकी अलग। क्लियर है। तो 3 में सिमिलरिटी इस बार अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो 3 में सिमिलरिटी जो आपको दिखाई दे रही है वो दे रही है पेंटागन को 5 साइड। पेंटागन में 5 साइड होती है, सब जानते हैं। पेंटागन का मतलब होता है पंच भुजा वाली आकृति, यानी 5 भुजाओं से जो आकृति बनती है उसे पेंटागन कहते हैं। तो बिल्कुल 5 भुजा से बनने वाली आकृति है। अगर बात करें हेक्सागन की, तो हेक्सागन का मतलब होता है 6 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति, जबकि यहाँ पे 6 की जगह क्या दे रखा है आपको, 6 की जगह दे रखा है 8। तो 6 भुजाओं से मिलकर हेक्सागन बनता है, ना कि 8 भुजा से। 8 भुजा से मिलकर कौन सी बनती है, ऑक्टागन। ठीक है।
ट्रायंगल की बात करें तो ये 3 साइड से मिलकर बनता है। अगर स्क्वायर की बात करें यानी वर्ग, तो ये कितने से मिलकर बनता है, तो आप कहोगे सर 4 से मिलकर बनता है। तो क्या ये बात अलग नहीं होगी क्या? क्या ये अलग नहीं होगी क्या? बस यही बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपको एक नाइटमेयर्स के रूप में एक वर्ड दिया गया है, उसको अगर आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो, वो भी कहां से, लेफ्ट टू राइट, तो कितने लेटर जो है वो अनचेंज रहेंगे। कहने का मतलब है कि नाइटमेयर को अगर राइट टू लेफ्ट टू राइट अरेंज कर दिया जाए, तो देखो इन प्रश्नों को करने का भी सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्लेस वैल्यू लिखो, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी आएगी। एन का क्रमांक 14, आई का 9, जी का 7, एच का 8, टी का 20, एम का 13, ए का 1, आर का 18, ई का 5 और एस का 19। ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट। जैसे ये आपका राइट हैंड होता है तो ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। अब अपन को इनको सीक्वेंसली अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ, तो आप कहोगे सर 1 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद 7, फिर 8, फिर 9, और 9 के बाद अगर बात करें तो वैल्यू आपको 13 दिखाई दे रही है तो 13 आएगी। फिर आएगा आपका 14, फिर 18, फिर 19 और लास्ट में 20। तो कितनी चीजें अपने प्लेस से अनचेंज रही वो बताओ। तो आप कहोगे सर 1, 2, 3 और ये 4, यानी 4 चीजें जो है वो अरेंज करने के बाद अनचेंज रही अपनी जगह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। मैं आपको बार बार कह रहा हूं पहले प्लेस वैल्यू लिखो ताकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 फिर से एक आपका बोर्ड मास कह दो चाहे मैथमेटिकल ऑपरेशन से कह दो, इजी पर्सन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो देखो ये क्या कह रहा है, अगर प्लस माइनस को बदल दिया जाए आपस में और मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड है बच्चों ध्यान रखना, ये क्या है आपका डिवाइड, ठीक है। आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले फटाफट वो काम कर दो जो ये कह रहा है, 4 माइनस की जगह क्या आ गया प्लस, फिर 4, और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड ही आपका, तो डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 9, फिर प्लस की जगह -80, और मल्टीप्लाई की जगह कितना आ जाएगा डिवाइड 10। अगर इनकी बात करें सॉल्यूशन की, तो पहले डिवीजन सोल्व होगा, बोर्ड मास लगा रहा हूँ, बोर्ड मास बता चुका हूँ क्या है, तो 80 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 माइनस, और फिर क्या होगा मल्टीप्लाई सोल्व, तो 36 आ जाएगा यहाँ से और प्लस का 5। अब पहले एडिशन, तो 45 में से जब 8 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 41 में से अगर 8 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना 33। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो संख्याओं में दिए गए युग्मों द्वारा किया गया है। यानी जो 149 और 213 का रिलेशन है और 168 और 232 का जो रिलेशन है वो रिलेशन कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इन दोनों संख्याओं की, तो मुझे ना तो कोई मल्टीपल दिखाई दे रहा है, ना मेरे को डिवीजन दिखाई दे रहा है, ना कोई प्राइम नंबर या फिर स्क्वायर और क्यूब वाला सीक्वेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं अगर बात करूं तो मैं क्या चेक करूंगा, डायरेक्ट मैं चेक करूंगा आपका सब्ट्रैक्शन एडिशन। अगर बात करें 149 और 213 में डिफरेंस की, तो ये डिफरेंस कितने का होगा, तो आप कहोगे सर 64 का होगा, और ये डिफरेंस भी कितने का है 64 का। तो डिफरेंस की बात करें तो 64 का डिफरेंस आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये देखो, तो आप देखो अगर बात करें तो क्या 162 और 22 में 64 का डिफरेंस आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखो 62 में जब आप 38 प्लस 22 करोगे तो डिफरेंस 64 नहीं आएगा। एक बात और बताता हूँ, 64 का मतलब है कि लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए 4 आनी चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 और 2 माइनस होगा तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 0 आएगी, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। क्या लास्ट डिजिट चेक करने पे यहाँ पे आपको लास्ट डिजिट 4 दिखाई दे रही है, बिल्कुल दे रही है, देखो 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और 217 में से जब आप 153 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 11 माइनस 5 होगा तो कितना आएगा 6, और फिर 2 माइनस 2 0, तो ये 64 आ गया। यही आपका आंसर होगा, बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इतना वक्त ना आपके पास है ना मेरे पास कि मैं नीचे भी चेक करता रहूं। क्लियर है, क्योंकि मेरा आंसर आ चुका है। ये तो पूछा है कि जो रिलेशन इनका है वो रिलेशन किस में होना चाहिए।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 11 की ओर बढ़ोगे। सबसे इजी पर्सन आपका इस अगर बात करूं तो ये पर्सन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। सीधा आपको एक मिरर इमेज दर्पण को देखने पर क्या दिखाई दे रहा है वो बताना है। तो देखो एन आपको उल्टा दिखाई देगा, बिल्कुल एन उल्टा दिखाई देगा कुछ ऐसे, ठीक है। फिर 3 भी उल्टा दिखाई देगा, फिर 9 भी उल्टा दिखाई देगा और फिर आर भी उल्टा दिखाई देगा। एफ की स्थिति क्या होगी, ये वाली। अगर टी की बात करें तो ऐसा कैसा दिखाई देगा, और वाई भी कुछ ना कुछ उल्टा इस तरीके से है। तो आपका वाई जो है वो आपको कैसे दिखाई देगा, ये वाली चीज इस साइड बड़ी है, तो अब कौन सी साइड बड़ी होगी, इस साइड बड़ी होगी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ऐसा किस में दिखाई दे रहा है। क्या आपको ये चीज ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है, बिल्कुल दे रही है, और किसी में भी ये चीज नहीं है। देखो यहाँ पे 9 सीधा सीधा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे आर को सीधा सीधा कर दिया, ये नहीं होगा। यहाँ पे एफ को वाटर इमेज बता दिया, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जो रिलेशन एम ई का एन बी पी से, जे वाई टी का टी बी जी से और है, वही रिलेशन जे डब्ल्यू एच का किसके साथ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका जो क्वेश्चन लिया गया है वो कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो आप कहोगे सर ये जो चैप्टर है वो है एनालॉजी। कौन सा चैप्टर है, एनालॉजी, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हो, सादृश्यता। तो ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जामों में आता है इस चैप्टर से, तो थोड़ा ध्यान रखें। तो देखो क्या रिलेशन बन रहा है। अगर बात करूं तो m का अपोजिट लेटर n दिखाई देता है। अपोजिट से मतलब क्या है कि जैसे a का अपोजिट z होता है, लेफ्ट साइड से ये पहले नंबर पे है तो ये राइट साइड से पहले नंबर पे, और ये एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। वैसे ही m का अपोजिट देखा जाए तो n आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से ये 13 नंबर पे है तो राइट साइड से ये 13 नंबर पे है, तो ये भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, अपोजिट लेटर। तो m का अपोजिट लेटर मुझे n दिखाई दिया। उसके बाद करें तो e का अपोजिट लेटर v दिखाई दिया, k का अपोजिट लेटर p दिखाई दिया। इतना तेजी से आपको दिखाई देना चाहिए जैसे जैसे अर्जुन को दिखा था ना, एक सिर्फ क्या दिख रहा था, मछली की आंख, बस उतना ही। आपको अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर है बात। तो देखो अगर बात करूं इनकी अपोजिट लेटर की, तो जे का अपोजिट लेटर होता है क्यों, डब्लू का क्या होता है, दूध वाला, डी का डब्लू, दूध वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी। एच का उल्टा क्या होता है, एस। एच एस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। याद नहीं रहे तो याद कर लेना, हनी सिंह, हरभजन सिंह, जैसे आपको याद रहे, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक ऐसा चैप्टर जो हर बार एग्जाम में आता है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू कैन से प्रोमिनेंट, यू कैन से ब्रेड एंड बटर, these kind of these words are very important for your exam, ठीक है। ये थी छोटी सी इंग्लिश, ज्यादा मुझे नहीं आती है। अब बात करते हैं रीजनिंग की वापस से। तो रीजनिंग के अंदर आपको ये साइलो का जो प्रश्न दिया है, इसमें क्या करना होता है, जो स्टेटमेंट आपको दिए उस स्टेटमेंट से आपको क्या बनाना है, स्टेटमेंट से आपको वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम के थ्रू आपको आंसर देना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। पहला क्या कहता है, नो कार्ड इज पार्सल। तो नो कार्ड इज पार्सल का अपन जो डायग्राम बनाएंगे वो ये वाला बनाएंगे। ऑल कार्ड्स आर एनवलप्स, तो ऑल कार्ड्स एनवलप्स का ये डायग्राम बनाएंगे। सम एनवलप्स आर बैग्स, तो सम एनवलप्स बैग का ये डायग्राम बनाएंगे। ये बना अपना वेन डायग्राम। अब इसी वेन डायग्राम के माध्यम से अपन कंक्लूजन देखेंगे। तो कंक्लूजन क्या कहता है, देखो पहला कहता है ऑल एनवलप्स कैन नेवर बी पार्सल्स। कहने का मतलब है कि सभी लिफाफे कभी पार्सल नहीं हो सकते। क्या ये बात सत्य है क्या, तो आप चेक करो। देखो ये रहा एनवलप अपना, और एनवलप का ये जो हिस्सा है, जो कार्ड भी है, क्या ये हिस्सा कभी पार्सल हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि साफ साफ स्टेटमेंट में कहा है कि एक भी कार्ड पार्सल नहीं होगा। तो एनवलप तो ये पूरा है भाई, तो एनवलप के अंदर आने वाला ये हिस्सा भी क्या नहीं होगा, पार्सल नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि सभी एनवलप कभी भी आपके पार्सल नहीं हो सकते। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, नो कार्ड इज बैग। तो कार्ड कहां पर है, ये रहा, बैग कहां पर है, ये रहा। तो क्या वेन डायग्राम में कार्ड और बैग का कोई भी रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर दिखाई तो नहीं दे रहा, इसका मतलब नहीं हो गया। नहीं बेटा, देखो यहाँ पर बी और सी का वेन डायग्राम में भी नहीं दिख रहा, और ना ही स्टेटमेंट में कहीं रिलेशन बी और सी का बताया गया। तो जिस चीज के बारे में ना वेन डायग्राम बताए,
ना स्टेटमेंट बताए, उसके बारे में होना और नहीं होना दोनों ही गलत है। देखो सिंपल से आप ये लॉजिक समझो, आप किसी बच्चे के बारे में नहीं जानते हो कि वो कैसा है, उसको जानते ही नहीं आप, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा कि वो अच्छा है, और ये कहना भी गलत है कि वो बुरा है। बात क्लियर है? तो जब रिलेशन कहीं पे बी और सी का बताया ही नहीं, तो बी का होना और नहीं होना दोनों ही कहना क्या होगा? गलत। हाँ, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कैसे है कि भाई बी और सी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कहने का मतलब पॉसिबिलिटी सारी है, लेकिन रियल में कहना कुछ भी गलत है। क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये चीज का रिलेशन कहीं पे भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एटलीस्ट सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड, तो ये रहा बैग, ये रहा पोस्ट कार्ड। क्या ये चीजों में भी कहीं वेन डायग्राम में रिलेशन दिखाई दिया? क्या बैग और पार्सल का कहीं पे भी स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है? कुछ बात नहीं दे रहा, तो इनके बारे में कुछ भी कहना क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। ये था आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न साइलो का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से एक आसान प्रश्न, आपको मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज की बात करें तो फटाफट बना देते हैं। ये ऐसा क्या दिखाई देगा? ये कुछ नो जैसा दिखाई देगा। इसका फेस इस साइड आ जाएगा, सी का फेस इस साइड और बी का फेस इस साइड। अगर बी एक से अगर बात करें तो डी केवल इसमें दिखाई दे रहा है, ये गया, ये गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में है सी का फर्क। सी को ऐसा का ऐसा रख दिया तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सी भी तो अपना चेंज करेगा फेस। क्लियर है बात? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ज्यादा समय इस पे नहीं देंगे क्योंकि समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्वेश्चन आस्क्ड एवर इन एग्जाम्स, ठीक है, जिसका नाम है नॉन वर्बल सीरीज। ठीक है, इन प्रश्नों को करने का सबसे बढ़िया जो मेथड है वो है ऑप्शन एलिमिनेशन। साथ ही साथ आप केवल एक सिंबल को पकड़ के चलें। जैसे यहाँ पे आपको 5 सिंबल दिखाई दे, आप एक एक सिंबल पे गौर करें और ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चले। मैं कहता हूं मेरी राय ये रहेगी कि सबसे पहले सेंटर में जो है उस चीज के ऊपर देखें। सेंटर में ये था पहले, अब क्या हो गया? ये हो गया। ये होने का मतलब है कि ये चीज यहाँ पे आ गई है, ये चीज यहाँ पर आ गई है नेक्स्ट में। तो देखो आप आगे भी ये देखोगे कि ये चीज आपको यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर है ना बात? तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये चीज यहाँ पे आपको आती हुई दिखाई देगी, यानी सेंटर में क्या आएगा? आपके सर्किल आएगा। ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, सर्किल के अलावा आपको कुछ भी दिखाई देता है। तो सर्किल के अलावा मेरे को ये 2 चीज दिखाई दे रही थी। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, इस ट्राइंगल का क्या हुआ? इस ट्राइंगल को कहां पर देखेंगे? इस ट्राइंगल को तो आप इन दोनों से ऑब्जर्व करें, ये चीज कहां गई थी आगे? जैसे पहले ये यहां पर आई, ये चीज कहां गई थी? तो आपने कहा सर ये चीज तो यहां चली गई। बिल्कुल चली गई, यानी जो चीज यहां सेंटर में थी वो कहां चली जाती है? यहाँ पे इस कॉर्नर में। तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये जो ट्राइंगल है वो कहां चला जाएगा? कॉर्नर में, इस साइड ऊपर की ओर चला जाएगा। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 ही रह गया। बाकी चीजें क्या होनी है अपन को कोई लेना देना नहीं है। ये था इसका बेस्ट अप्रोच, बेस्ट करने का सॉल्यूशन। और मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो इस पे थोड़ी प्रैक्टिस आप ज्यादा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 एक आसान सा प्रश्न जो कि अल्फाबेटिक सीरीज, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, अल्फाबेटिक सीरीज और नंबर सीरीज का मिक्सर आप यहाँ पे देख रहे हो। जब भी अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज का मिक्सर देखने मिले तो अधिकतर ये देखा गया है नंबर अपने आप में चलते हैं और अल्फाबेट अपने आप में चलते हैं किसी एक लॉजिक के साथ। तो देखो अगर बात करें यहाँ पर तो नंबरों की, तो नंबर 88 से 84 हुआ, यानी -4, फिर -4, फिर -4, तो यानी नंबर तो आपका 72 आएगा। ठीक है, नंबर क्या आएगा? 72। 2 ऑप्शन गए। अब बात करते हैं कि अल्फाबेट में क्या चेंज हुआ। अल्फाबेट को समझने के लिए प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी? प्लेस वैल्यू। अगर मैं प्लेस वैल्यू लिख देता हूं तो मेरे को चीजें दिखाई देती है। 21 से 22 आना मतलब +1 और 5 से 7 आना मतलब +2। यही चीज आपको यहाँ पे दिखाई दी, +1 और +2। तो सीधी सिंपल सी बात है, x में +1 करोगे तो y दिखाई देगा और k में +1 करोगे तो l दिखाई देगा। तो YL 72 अपना आंसर होगा। सॉरी +2 करना है ना, k में +2 करना है, तो 11 में +2 होगा तो 13 आएगा, यानी m आएगा यहाँ पे। y के बाद क्या आएगा? m। YM 72 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं अपन फटाफट। फिर से एक नॉन वर्बल का, आप देखो ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए,
एग्जाम्स बना रहे हैं, सीजीएल बना रही है, एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है, 2 नॉन वर्बल सीरीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तरीका वही, अप्रोच वही, ऑप्शन एलिमिनेशन, एक एक चीज को पकड़ते हुए। अगर बात करें सेंटर वाली चीज की, सेंटर वाली चीज की बात करें तो ई था पहले, अब ई कहाँ चला गया है, यहाँ पर, यानी सेंटर वाली चीज ऊपर इस साइड चली जाएगी, यानी बी कहाँ चला जाएगा, बी यहाँ चला जाएगा। अब आ जाओ ऑप्शन एलिमिनेशन पे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, गया, दे रहा है दिखाई, ठीक है, नहीं दे रहा, ये भी गया, नहीं दे रहा, ये भी गया, ये लो खत्म। ठीक है, केवल एक चीज से अपन ने सारी चीजें एलिमिनेट की और अपन आंसर तक पहुंच गए। आगे क्या होता है देखने की जरूरत नहीं है, ना मैं देखूंगा ना आपको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 एक बहुत ही आसान प्रश्न बन जाता है जब आपको एक से ज्यादा डाइस दिखाई देते हैं और उसके पीछे अपोजिट सरफेस पूछी जाती है। विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड आप इसका आंसर कर सकते हो बिना किसी कंडीशंस को चेक किए हुए। कैसे समझना, केवल एक कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि जो चीजें साथ में दिखाई देती वो कभी अपोजिट नहीं हो सकती, यानी जो नंबर जो अल्फाबेट साथ में दिखाई दे वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। जैसा कि इसने कहा कि बताओ मेरे भाई किसका अपोजिट, 24 का अपोजिट बताओ, 24 का अपोजिट बताओ। तो 24 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, देखो 24 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 24 के साथ क्या नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, तो 2 ऑप्शन गए। ठीक है, और 24 आपको दिखाई दे रहा है कहीं, तो आप कह रहे हो सर हाँ। अब देखो 24 के साथ क्या 26 होता है, क्या 21 हो सकता है क्या। अब अपने पास 2 ऑप्शन बच गए, तो अब 2 ऑप्शन बच गए तो अपन को क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशंस लगानी पड़ेगी। तो कंडीशंस लगा लेते हैं। अगर बात करें तो मैं कंडीशंस कैसे लगाता हूं, मैं कोई भी 2 डाइस को लेता हूं और कंडीशन नंबर फर्स्ट और सेकंड ही लगाता हूं। फर्स्ट और सेकंड का मतलब है वो 2 डाइस लेता हूं जिसमें केवल एक चीज कॉमन हो, या फिर वो 2 डाइस लेता हूं जिसमें कितनी चीज कॉमन हो, 2 चीज कॉमन हो। तीसरी कंडीशन मैं नहीं लूंगा, ना ही आपको लेनी है, क्योंकि तीसरी कंडीशन का मतलब है कि 2 डाइस में कुछ भी कॉमन नहीं होना। जब चीजें कुछ भी कॉमन नहीं होती तो उसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होता है, पहला आंसर। क्लियर है बात, इसलिए तीसरी कंडीशन नहीं लेनी चाहिए। अगर बात करें पहली कंडीशन कहाँ लग रही है, तो आप कहोगे सर इन 2 में लग रही है। किन में लग रही है, इन 2 में, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल 25 कॉमन है। क्या कॉमन है, केवल 25 कॉमन है। तो देखो जो कॉमन है उससे घड़ी की दिशा में घूम जाओ, तो 25 23 और 21। अगर बात करें यहाँ पर तो आप देखोगे 25 22 और 24। क्लियर है बात। तो देखो 22 23, 22 का अपोजिट 23 और इस 24 का अपोजिट क्या हो गया, 21 हो गया। तो 24 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 21। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4। अच्छा ये 26 किसके अपोजिट होगा, ये 26 इस 25 के अपोजिट होगा। क्लियर है बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर। अगर एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाता तो अपन को कुछ करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं दिए गए डायग्राम के अंदर। अब इसके अंदर अगर बात करें शॉर्ट ट्रिक्स की, तो शॉर्ट ट्रिक्स का एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जब कभी भी इस तरीके से किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर इस तरीके की सीवीएन, इसको सीवीएन कहा जाता है, सीवीएन खींच दी जाए तो कितने ट्राइंगल होंगे। तो आपको इसमें क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है 1 से स्टार्ट करते हुए, और इन सबको जोड़ दिया जाता है तो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। क्लियर है बात। तो ऐसे डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दिया तो ये 3 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 1 और 2 बने, और 3 भी कौन से, 1 2 और ये तीसरा ये वाला। तो 3 ये दिखाई दिया आपको, 3 यहाँ पे दिखाई देंगे और 3 यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके अलावा ये चीज कहीं पे भी लागू नहीं हो रही, तो एक एक काउंट किया जाएगा। फटाफट काउंट कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, ठीक है, 9, उसके बाद 10 11 और एक ये वाला 12। तो 12 ये हो गए, और 3 3 6 और 3 9, तो 12 + 9 यानी कितना हो गया, 21। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ गए, 21। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। देखो जब भी आप ये शिफ्ट लगाना देखना शुरू करो, पहले क्वेश्चन पॉज किया करो, खुद सोल्व किया करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करो। क्लियर है बात। ये होना चाहिए सही तरीका पढ़ने का। और जो भी प्रश्न आपको लगे कि हाँ ये प्रश्न अच्छा है, ये प्रश्न बढ़िया है, तो आप उसका एक फेयर नोटबुक के अंदर बढ़िया से नोट्स बना लो। जैसे कोई नई सीरीज का कोई पैटर्न देखने मिला, किसी क्वेश्चन का नया पैटर्न देखने मिला, तो आपको क्या कर लेना है, उसको नोट डाउन कर लेना है। क्लियर है बात, ताकि इन फ्यूचर अपन को वो चीजें याद रहे। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, वो कौन सा दे रहा है, कौन से फिक्स कोडिंग। इस तरीके की चीजों को क्या कहते हैं कि ये जो चीज ली गई है, ये कोडिंग जो ली गई है वो फिक्स कोडिंग से ली गई है, और फिक्स कोडिंग पे भी इसका एक नाम है जिसे कहते हैं चाइनीज फिक्स कोडिंग। क्लियर है बात, क्योंकि ये टापा ये चाइनीज लोग ही करते रहते हैं, तो इसका नाम ही रख दिया चाइनीज कोडिंग। ठीक है, इसमें क्या करेगा आपको, जैसे इसने कहा कि व्हाट वेयर हाउ का जो कोड है वो क्या दिखा है, AADDFF। अब देखो तीन चीजें यहाँ पर है और तीन कोड आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका कोड पहला वाला, इसका कोड दूसरा वाला, इसका कोड तीसरा वाला, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूरी है कि इन तीनों में से ही कोई एक कोड होगा। क्लियर है, इसी तरीके से इन तीनों का कोड इन तीनों में से, और बाकी रही ये तीन चीजें तो इनका कोड इन तीनों में से। आपको किसका पूछा है, हाउ का पूछा है, तो उसी पे गौर करें। हाउ आता कहां से, यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब इन तीन में से ही आंसर होगा, या तो AA या DD या FF, यानी ये आंसर तो या तो AA होगा या DD होगा या FF होगा, तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा, इन दोनों में से ही कोई आंसर दिखाई देगा। और आप एक चीज देखो, हाउ यहाँ दिख रहा है, क्लियर है बात, क्या हाउ किसी और लाइन में दिख रहा है क्या आपको, कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब AADDFF में से एक चीज ऐसी होगी जो कहीं रिपीट नहीं हुई होगी, जो रिपीट हुई है वो अपने आंसर नहीं हो सकते। तो मैं चेक कर लेता हूं क्या FF कहीं रिपीट हुआ है क्या, FF यहाँ तो आएगा ही आएगा, लेकिन FF मेरे को यहाँ पे भी देखने मिल रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी गया, तो इसका कोड क्या हो गया, AA। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से आपका एक साइलो का क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइलो का सबसे बढ़िया तरीका वेन डायग्राम और कंक्लूजन चेक करना। वेन डायग्राम बनाते हैं फटाफट। सम TSR ड्रॉप्स, सम TSR ड्रॉप का वेन डायग्राम क्या बनेगा, तो आप कहोगे सम TSR ड्रॉप्स। ठीक है, ये सम का डायग्राम हो गया। सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम, सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम का ये डायग्राम हो गया। ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर, तो ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर का ये डायग्राम हो गया। तो ये बन गया अपना वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन इसी वेन डायग्राम से चेक करेंगे। ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर्स, ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर्स। देखो जो चीजें पास पास होती है, याद रखना मेरी एक छोटी सी बात, जैसे ये आपका एक चीज है A और B और एक C, इससे इस चीज को समझाता हूं। जब दो चीजें पास पास होती है तो इसमें केवल क्या चीज सही होती है, वो होती है सम, यानी रियल में सिर्फ सम वाली चीज आएगी, वो भी A और B के बीच। यहाँ पे भी रियल में क्या चीज होगी, सम वाली चीज ही सही होगी, इसके अलावा ऑल आ जाए, नो आ जाए, सब कुछ गलत हो जाएगा। अगर बात करें A और C की, तो A और C दूर दूर है, तो इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। जब दो चीजों के बीच वेन डायग्राम या स्टेटमेंट कोई रिलेशन नहीं दिखाता है, तो वहां पे सब कुछ रियल में कहना गलत हो जाता है। लेकिन जब बात आती है पॉसिबिलिटी की, तो पॉसिबिलिटी में सब सत्य हो जाता है। देखो आप एक छोटी सी बात बताओ, क्या जो चीज रियल है, वास्तविक है, जैसे वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है, आपका मरना, आपका मरना एक वास्तविकता है, कभी ना कभी तो आप मरोगे। क्या इसकी कोई संभावना है क्या कि आप कभी ना कभी मरोगे कि नहीं मरोगे, ऐसा पूछ सकते हो क्या आप, नहीं। क्यों, क्योंकि ये संभावना नहीं है, एक सर्टेनिटी है। लेकिन बात आ जाए कि आप CGL में सिलेक्ट होंगे, इस बार आप CGL में सिलेक्ट होंगे, तो अब ये कहना कि होंगे ये भी गलत है, और नहीं होंगे ये भी कहना गलत है। लेकिन ये कह देना कि हाँ हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जो चीजें जिनके बारे में नहीं पता होता उनकी संभावनाएं बनती है, वास्तविकता में वो चीजें गलत होती है। जैसा कि इसने R और T की बात की, तो R और T जो वास्तविकता में दूर दूर है, तो इनकी संभावना बनेगी। ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर्स, हो सकता है, हो सकता है। सम ड्रॉप्स आर रिवर, तो क्या सम ड्रॉप्स आर रिवर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। देखो ये D और ये R, तो सम ड्रॉप्स आर रिवर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, सही। All tears being stream is a possibility, all tears being stream is a possibility, बिल्कुल दूर दूर में सब पॉसिबिलिटी बनेगी, A और C के बीच सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी आपका ये आपका कंक्लूजन भी सही है। तो यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों आपको जहां पे दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, सम टीयर्स आर ड्रॉप्स, ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर्स, अच्छा सॉरी नेवर आ गया ना, मैंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। कैन बी रिवर्स सही है, बन तो सकता है, मैंने कहा पॉसिबिलिटी बनती है, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं बनती है, मैंने कहा बनती है, बिल्कुल। इस वर्ड पे गौर करें, इसमें नेवर कह दिया। नेवर कहने का मतलब है
कि नहीं बन सकती, ऐसी क्या, ऐसी बात है क्या? नहीं, संभावना सब चीज की बनती है, मेरा कहना ये है, नहीं है ये कहना मेरा नहीं था। तो मैंने ये थोड़ा सा गलती की है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरा जो ये है कंक्लूजन पहला गलत होगा, तो केवल दूसरा और तीसरा सही आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो देखना है। यानी केवल सेकंड और थर्ड जो आपको सही दे रहा है वो कौन सा दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, पहला गलत होगा। ठीक है, पहला गलत इस वर्ड की वजह से होगा, अगर ये वर्ड नहीं होता तो ये पहला भी आपका सही होता। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक अल्फाबेटिक सीरीज आपको दिखाई दे रही है। अल्फाबेटिक सीरीज को करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सबसे पहले क्या लिखोगे? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू लिख देते हैं फटाफट। y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 25, इसकी 26, इसकी 21 और इसकी 23। आगे बात करें तो q की 17, t की 20, 17 और 20, सॉरी 21। ठीक है, u की कितनी होती है? 21। अगर बात करें m की तो 13, q का कितना? 17, o का कितना? 15 और t का कितना? 20। इन दोनों में देख लेते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल यहाँ पे क्या बन रहा है? -4। यहाँ पे क्या बन रहा है? तो आप कहोगे -3। यहाँ पे क्या है? -2 और यहाँ पे क्या है? -1। यानी -4, -3, -2, -1 का सीक्वेंस चल रहा है। तो आप सीधी सी बात है इसमें लगाओगे तभी तो यहाँ पे आएगा। तो इसमें अगर -4 करेंगे तो 21 आएगा, 21 पे क्या आता है? u। यहाँ पे -3 लगाओगे तो 23 आता है, 23 पे क्या आता है? w। u और w आना चाहिए भाई, u और w दो ऑप्शन में आ रहा है, दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? तो आप कहोगे सर इसमें -2 आएगा, 21 -2 यानी s आएगा, और इसमें -1 करेंगे तो क्या आएगा? v। u w s v आपका आंसर आएगा। u w s v आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज a प्लस b मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज द फादर ऑफ b, $b मीन्स a इज द सन ऑफ b, a परसेंटाइल मीन्स सिस्टर ऑफ b, a डिवाइड है ये। ठीक है, a इज द वाइफ ऑफ b, a इज द वाइफ ऑफ b। अब आपको क्या कह रहा है वो देखो, उस पे सबसे पहले जब ये प्रश्न आए तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो प्रश्न दिया है उस पे गौर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स a इज द डॉटर ऑफ k, a इज द डॉटर ऑफ k। अब आपको भाई साहब चारों चेक करने हैं। क्या करने हैं? चारों चेक। चारों चेक करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है। तो इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए वो सुनो। सबसे पहले इन प्रश्नों में देखा जाता है कि ज्यादातर ऑप्शन सी लेता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है? आप समय खराब करो। तो ज्यादातर प्रायोरिटी रहती है आप सी पे जाए, फिर जाए डी पर, और फिर लास्ट में जाए ए पर। और इन तीनों में से नहीं हो तो बी अपने आप पे होगा। ठीक है, तो इसी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले सी को चेक करूंगा। एक चीज तो ये थी कि कैसे इस अप्रोच पे पहुंचे कि डायरेक्ट पहले कौन सा चेक करें, क्योंकि चेक तो चारों करने पड़ेंगे। दूसरा एक और है कि इसमें कहा कि ए इज द डॉटर ऑफ के। डॉटर होने का मतलब है कि देखो, जब भी मैं डायग्राम बनाना शुरू करूंगा तो इस साइड से बनाना शुरू करूंगा, और जब इस साइड से बनाना शुरू करूंगा तो मेरे को दिक्कत ये देखनी है कि ए पे जेंडर माइनस आना चाहिए, और बराबर का मतलब क्या है यहाँ पर? ब्रदर। तो यहाँ पे तो प्लस आएगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। जेंडर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। और डिवाइड का मतलब क्या है? सिस्टर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जेंडर माइनस आ रहा है। और अगर बात करें यहाँ पर तो प्लस का मतलब क्या है? मदर। तो यहाँ पे भी जेंडर माइनस आ रहा है। तो कई बार जेंडरों से भी ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, जब ऑप्शन जेंडर से एलिमिनेट नहीं हो तो ये सीक्वेंस आपका चेक करने का होना चाहिए। सबसे पहले अपन सी को चेक करते हैं, जो दिया है k प्लस ए डिवाइड बाई पी माइनस का डी परसेंटाइल जे। अब जो भी सिंबल का मीनिंग दिया है वो लिख लो। परसेंटाइल का मतलब क्या दिया है? सिस्टर। माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है? फादर। परसेंटाइल का मतलब क्या दिया हुआ है? सिस्टर। और प्लस का मीनिंग क्या दिया हुआ? मदर। चलो अपन को क्या देखना है कि ए बेटी होनी चाहिए के की। चलो ये मैं अपने आप को लेता हूं, ये मेरी बहन, मेरी बहन के पिता यानी मेरे पिता, मेरे पिता की बहन मेरी बुआ, और मेरी बुआ की मम्मी, मेरी बुआ की मम्मी, मेरी बुआ की मम्मी कौन होगी बताओ? मेरी दादी। ठीक है, फिलहाल जो रिलेशन पूछा था वो ए और के में पूछा था। तो क्या ए जो है वो बेटी निकल के आ रही है क्या के की? बिल्कुल। देखो ए की माँ कौन है? के। तो ए कौन होगी? इसकी बेटी। बेटी क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि यहां से जेंडर आ जाएगा क्या यहाँ पर? माइनस। तो बिल्कुल मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है यानी थर्ड वाली चीज मेरे को सही बता रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखो केवल सी को चेक किया, डी पे नहीं गया, बी पे नहीं गया, ए पे नहीं गया, कारण बस एक ही,
ज्यादातर एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों में आपका समय खराब करवाना चाहता है, तो पहले सी, डी और फिर बी को चेक करें। क्लियर है? और जेंडर से भी ऑप्शन एलिमिनेट करें। डन। तो देखो आप कितनी अच्छी अच्छी चीजें आप सीख रहे हो इसमें, तो आई होप आपको मैं बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं, तो आप उसको शेयर जरूर करें। ठीक है? मेरा जो सबसे बड़ा इसके अंदर आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा वो शेयरिंग का होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मैंने खूब मेहनत से आपको पढ़ाया है, तो उस मेहनत को जाया ना होने दे। क्लियर है? नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जहां पे कह रहा है कि 19 रिलेटेड टू 209, 27 related to 297, to which of the following 61 related to the same logic। कहने का मतलब सीधा सा है कि जिस तरीके से आपका 19 रिलेशन रखता है 201 209 से, इसको ओ भी पढ़ते हैं, 209 भी पढ़ते हैं। ठीक है? और 27 का रिलेशन है 297 से। तो आप देखो सीधा सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि जब आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 19 से कम 19, 19 से कम 19, इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगा 297। अब किसको मल्टीप्लाई करना है, 61 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 1 और 66 और 1 67, 671 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? ये था क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज का अंतिम प्रश्न, इस शिफ्ट का लास्ट प्रश्न, जो कि क्या कहता है, एक सीरीज दी है, नंबर सीरीज, और इस नंबर सीरीज में आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात, कि सीरीज मेरे को बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, जब सीरीज बढ़ती हुई दिखाई दे तो यहाँ पे स्क्वायर, क्यूब वाली चीजें हो सकती है एडिशन के रूप में, या फिर मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, या मल्टीप्लीकेशन के साथ कुछ एडिशन। क्लियर है? तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि 1 से 3 कैसे आ सकता है। अगर बात करें तो मेरे को 1 से 3 लाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं और +1 कर दूं। क्या मैं यहाँ पर भी ये चीज देख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई क्या कर दूं, 3 और +1 कर दूं। क्या यहाँ पर भी मैं ये देख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई 4 कर दूं, +1 कर दूं। इसका मतलब है कि मेरा जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई बाई 5 +1 से आएगा, और केवल लार्ज डिजिट पे अगर ये चीज अप्लाई करूं तो मेरी लार्ज डिजिट 6 आनी चाहिए। लार्ज डिजिट 6 आनी चाहिए भाई, इसी में है और किसी में नहीं है। गुणा करके देख लेना, 2 और 6 ही आएगा। क्लियर है? लार्ज डिजिट, डिजिट सम, ये बहुत अच्छी अप्रोचेज है आपकी कैलकुलेशन को कम करने का। ये था 9 सितंबर की पहली शिफ्ट में पूछे जाने वाला रीजनिंग का डिटेल एनालिसिस बेस्ट अप्रोच के साथ। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा। इसी तरीके से हम हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।